नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर के हॉस्पिटल गुरु। मैं डॉक्टर कमल आप सबसे आज इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करना चाहूँगा, आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि मैं इस चैनल को हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल से जुड़े हुए किसी भी समस्या जिसके लिए हम इमरजेंसी में एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, उस समस्या के निवारण या हमारी जो जानकारियां होती हैं जो अधूरी होती हैं, हम जिन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या वो चीज़ें जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या डिसीजन लेना चाहिए, कौन से डिसीजंस हैं जो नहीं लेने चाहिए, इन सब के बारे में अपने YouTube चैनल में मैं वीडियोस बनाऊंगा और उन वीडियोस को डालूंगा जिसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, सिर की चोट, हेड इंजरी, एब्डोमिनल चोट, जो हम किसी कारणवश चोट लगी पेट में, सिर में, चेहरे में, या कोई एक्सीडेंटल केस की वजह से हमारे किसी शरीर के हिस्से में चोट आई, ऐसा एक्चुअली में कोई बोल या बता करके तो होता नहीं है, अचानक ही होता है। और जब अचानक ये चीज़ें सामने आती हैं तो हमें उस चीज़ों को समझने के लिए वक्त नहीं मिल पाता। तो उस स्थिति में हम क्या करें क्या ना करें, और यदि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो हम कितना समझ पा रहे हैं और कितना नहीं समझ पा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समझने में असमर्थ होते हैं। वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको समझा पाऊँ। स्पेशली उस टाइप की बीमारियाँ जिसमें हमें इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर के भी कई प्रकार के टाइप्स होते हैं जिसमें हमको इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ता है, जो हम समझ नहीं पाते। पेट की समस्याएं होती है बहुत सारी जो इमरजेंसी कंडीशंस डेवलप करती हैं, हमें एडमिट होना पड़ता है। हो सकता है वहाँ पे सर्जरी भी लगे या सर्जरी ना लगे तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मीन्स बिना सर्जरी के दवाइयों के माध्यम से जो ट्रीटमेंट होता है वो लगता है, मगर वो अपने आप में एक क्रिटिकल ट्रीटमेंट होता है। तो इस टाइप के कंडीशंस को समझना और उसके फेजेस को जानना कि आगे इस बीमारी के क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं और हमारे मरीज को इसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये बीमारी मरीज के जान के लिए कितना नुकसानदायक है या कितना जल्दी हमारा मरीज इन सब बीमारियों से उबर के बाहर आ सकता है। ये सारी टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए ही मैंने ये चैनल का निर्माण किया है और कोशिश करूंगा कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक वो सारी जानकारियां मैं पहुंचाऊं जो एक हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के लिए जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें ये फीलिंग आती है कि हमारा मरीज तो चलते फिरते हॉस्पिटल गया था, मगर क्या हुआ, हम डेड बॉडी लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पे भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये स्थितियां क्यों निर्मित होती हैं, इस स्थिति के निर्मित होने के पीछे का कारण ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी कंडीशंस जैसे कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, फेशियल इंजरी से रिलेटेड बीमारी, हार्ट से रिलेटेड बीमारी, लंग्स, स्पेशली जो अभी कोविड-19 चल रहा है जिसमें हमारा लंग सबसे बड़ा प्रभावी जगह है, हमारे शरीर का मुख्य अंग है जो कोविड-19 से प्रभावित हो रहा है। तो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कशन, हमारे पेट से संबंधित अलग अलग प्रकार की समस्याओं के बारे में डिस्कशन, हाथ पैर में किसी प्रकार का फ्रैक्चर है, कोई चोट लगी है, उसके बारे में डिस्कशन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने चैनल में आप सबको बताना चाहूँगा ताकि हम अपने किसी पारिवारिक या मित्रगण के इलाज से संबंधित जो भी हमारी बाधाएं हैं उसको हम दूर करें। और दोस्तों, हॉस्पिटल में बहुत सी कंडीशंस ऐसी आती हैं जब हमें सोचना पड़ता है कि ये काम हम करें कि न करें। जैसे कि वेंटिलेटर, जब हमें डॉक्टर बोलता है कि आपके मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं कि हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे लें कि ना लें, वेंटिलेटर से मरीज बाहर आएगा कि नहीं आएगा, वेंटिलेटर में डालने के बाद मरीज की जो स्थिति है वो कैसी है, ये मरीज
ऑलमोस्ट हम ये समझने लगते हैं कि अब मरीज को बचा पाना मुश्किल है, मगर ऐसी बातें नहीं हैं। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो वेंटिलेटर में जाने के बाद भी बाहर आते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी अपनी पूरी सर्वाइव करते हैं। तो वेंटिलेटर से जुड़े बहुत सारे मिथ्स हैं जो यूजुअली हम समझ नहीं पाते। तो उस टॉपिक पे भी मैं आपको एक अच्छा वीडियो दूंगा ताकि हमारा एक जो माइंड में कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो। दूसरा, जो लंबे चलने वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें मरीज को महीनों का ट्रीटमेंट लगता है। अब महीने भर तो हम मरीज को हॉस्पिटल में रख नहीं सकते, तो मरीज को हम क्या ऐसी स्थिति में घर पे ले जाके रखें जिससे कि मरीज बेहतर हो, उसको धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य में सुधार मिले, और किन किन चीज़ों के साथ हम मरीज को हॉस्पिटल से घर पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे नाक की नली है, पेशाब की नली है, तो ये नलियाँ कितनी सुरक्षित है मरीज के लिए कि हम इन नलियों के साथ मरीज को घर में शिफ्ट करें, है ना। उन चीज़ों का केयर कैसे करें, क्योंकि हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल स्टाफ ट्रेंड होते हैं उन चीज़ों का केयर करने के लिए, मगर घर पे हम उसका केयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक दुविधा मन में रहती है। तो उसका समाधान क्या है ये भी मैं आपको अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा। देन फिर फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी किस टाइप के मरीजों को और कितनी ज़रूरत है किस मरीज को, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है हमारे मन में कि हम मरीज का फिजियोथेरेपी कराएं या ना कराएं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें रेगुलर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है और जिससे उस मरीज को सुधार मिलने की भी संभावनाएं होती हैं। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको कुछ दिन के फिजियोथेरेपी के बाद हम बोल सकते हैं कि अब इनको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशन। तो एक वीडियो में मैं आपको ये चीज़ भी डिस्कस करूंगा कि किन पेशेंट्स के लिए कितनी फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। देन डाइट भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। यदि हमारा डाइट ही प्रॉपर ना रहे तो हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करेंगे। इसलिए डाइट मैनेजमेंट सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी मरीज के लिए। तो किस पेशेंट को क्या डाइट सुटेबल है और कितना डाइट एग्जैक्ट हर पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है, इन सारी बातों को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपने आगे आने वाले वीडियोस में। देन फिर एक क्वेश्चन उठता है डायलिसिस। बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको डॉक्टर्स डायलिसिस एडवाइस करते हैं मगर वो रिफ्यूज करते हैं। एक्चुअली में डायलिसिस के टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग प्रकार की डायलिसिस करनी होती है। डायलिसिस एक मिथ है कि एक बार चालू हो गया तो वो कंटिन्यू आगे होता ही रहेगा। इस मिथ को मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये मिथ क्यों है। क्योंकि मरीज और मरीज की स्थिति पे निर्भर करता है डायलिसिस, ना कि एक बार डायलिसिस स्टार्ट कर देने के बाद वो उसको रेगुलर चलता रहेगा। तो इस चीज में भी मैं आपसे अच्छा खासा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि जो मिथ्स होते हैं वो हमारे अपनों की जान के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। देन फिर हॉस्पिटल में होने वाला खर्च सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है लोगों के लिए कि हॉस्पिटल में जो खर्चे आ रहे हैं उस खर्चों को हम कैसे मैनेज करें। खर्चे नो डाउट हर किसी के बस की बात नहीं है कि हम जो स्थिति है उसमें अनलिमिटेड पैसा खर्च कर पाए। एक आम आदमी के लिए तो और संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी क्या सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से हम हॉस्पिटल में होने वाले खर्चों को कम कर सकते हैं, या ऐसी क्या स्थितियां हैं जो हम पहले से प्रिपेयर करके रखें जिससे यदि कभी भर्ती होना पड़े तो हमारा खर्चा कैसे कम हो। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को भी मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बिल्कुल एक नए वीडियो में, सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि मरीज का आउटकम ऑलमोस्ट जीरो है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि आगे अब कोई होप नहीं है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। हम क्या डिसीजन लें, क्या डिसीजन ना लें। यदि हमको डिसीजन लेना है तो किस हद तक जाके लेना है, और नहीं लेना है तो फिर क्या करना है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि नो डाउट इस स्थिति में आकर के हर आदमी का मन एक इमोशनल जो फेज होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाता और हम इमोशन में फंस जाते हैं। कहाँ पे हमें इमोशनल होना है और कहाँ पे नहीं होना है, इस स्थिति में खासकर इस चीज़ को भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देन फिर इमरजेंसी, जैसे सपोज हम घर पे हैं, कोई कंडीशन डेवलप हुई, हमारे मरीज को हमको हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है, एम्बुलेंस मिला, अच्छी चीज़ है। सपोज नहीं मिलता है तो हमें किन चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि हमारे घर से हॉस्पिटल ले जाते तक भी मरीज को
यदि हमने प्रॉपर केयर नहीं किया तो जानहानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हॉस्पिटल से घर का जो दायरा है ना 10 मिनट का, ये 10 मिनट का दायरा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी पेशेंट की जान बचाने के लिए। तो इस स्थिति में क्या करना है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ताकि आपके किसी अपने को कोई तकलीफ ना हो। देन फिर आगे जो भी मेरे वीडियोस आएंगे, मैं चाहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक मेरे वीडियोस को देखें, मेरे वीडियोस चैनल के साथ बने रहें, और अपने जितने भी करीबी हैं, मित्र हैं, परिवार वाले हैं, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के तरीके, यदि मरीज हॉस्पिटलाइज है तो वहाँ पे जो तकलीफ़ें आती हैं उनको कैसे फेस करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा दोस्तों। मगर आप बने रहिए मेरे चैनल्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकॉन बिल्कुल दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपको सारी वो जानकारियाँ मिले जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करता रहूँगा। तो नमस्कार, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। उम्मीद करूँगा आपको मेरा अगला वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, जो कि धन्यवाद।